अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। मरकजी हुकूमत ने TRF को दहशत गर्द तंजीम दिया करार। जम्मू के महमूद अमीन और श्रीनगर के सज्जाद गुल को भी दहशत गर्दों की फहरिस्त में किया शामिल। माहिर डॉक्टरों की एक टीम ने GMC जम्मू का किया दौरा। डांगरी में जख्मी हुए लोगों की आयादत की इंतजामात को लेकर टीम ने किया इत्मीनान का इजहार। गुलाम नबी आज़ाद के वफादार साथी दोबारा कांग्रेस में होंगे शामिल। नई दिल्ली में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद। पीरजादा सईद, तारा चंद और दीगर लीडरान आज हो सकते हैं दोबारा कांग्रेस में शामिल। और चाड़ोरा बडगाम में चोरी का मामला चंद घंटों में हल। पुलिस ने मुबैना चोरों को माल मसरूफ समेत किया गिरफ्तार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। हुकूमत हिंद ने आज दहशतगर्द ग्रुप TRF पर पाबंदी लगा दी। बताया गया कि TRF पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की ही बदली हुई शक्ल है। जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। वज़रात दाखिला ने TRF पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही वज़रात दाखिला ने TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्द करार दिया है। मरकजी वज़रात दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक TRF दहशतगर्दी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दी भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशावर चीज़ों स्मगलिंग के लिए ऑनलाइन जराया से नौजवानों की भर्ती कर रहा है। आपको बता दें, TRF 2019 में ममनुआ लश्कर तैयबा के प्राक्सी तंजीम के तौर पर वजूद में आया। लश्कर 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों समेत कई दहशतगर्दी सरगर्मियों में शामिल रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक TRF हुकूमत हिंद के खिलाफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने के लिए गलत तशहीर का सहारा ले रहा है। TRF की तबाहकुन सरगर्मियों को देखते हुए वज़रात दाखिला ने ग्रुप को ममनुआ तंजीम करार दे दिया है। वज़रात दाखिला ने कहा कि शेख सज्जाद गुल द रेजिडेंट्स फ्रंट का कमांडर है और इसे गैर कानूनी सरगर्मियों का रोकथाम एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्दी के तौर पर नामजद किया गया। TRF की सरगर्मी हिंदुस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह है। द रेजिडेंट्स फ्रंट के दहशतगर्दों और मावनीन के खिलाफ भी बड़ी तादाद में केसेस दर्ज किए गए। न्यूज़ रूम चलेंगे जहां हमारे रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन किया। रहमत, क्या कुछ मज़ीद तफसील इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि दूसरी तंजीमों की तरह अब TRF की भी बारी आ गई है और TRF को पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और TRF पर पाबंदी लगाते हुए न सिर्फ ये कि नोटिफिकेशन जारी किया गया, बल्कि जो कमांडर उसके हैं, चाहे वो सज्जाद गुल हों और दूसरे चंद नाम, उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर UAPA के तहत टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, यानी दहशतगर्द करार दिया गया है। इस गैजेट में अगर देखें तो न सिर्फ TRF बल्कि लश्कर तैयबा का भी नाम है और लश्कर तैयबा के कमांडर सज्जाद गुल का भी नाम इसमें शामिल है। दोनों चूंकि कश्मीर से और ये 2019 के आसपास जिस तरह से इनकी एक्टिविटीज रही है और हालिया दिनों जो राजौरी का वाकया पेश आया है, उसके बाद से होम मिनिस्ट्री ने इस पर खास तौर से काम करना शुरू किया। और अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पिछले अगर 24 घंटे के अंदर देखें तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि TRF पर मरकजी हुकूमत या मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से लिया गया सबसे बड़ा फैसला है। उनकी अगर एक्टिविटीज को देखें तो इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए ही इंतजामिया ने या सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसी तंजीम कहीं भी किसी भी तरह से मुल्क के मफाद में या मकामी लोगों के इंतजाम में या लोगों के हक में या फिर रियासत के हक में किसी भी तरह से सूदमंद नहीं है। इसलिए उनकी कार्रवाइयों को देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की जानिब से यह फैसला किया गया कि ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और इसी जरूरत को देखते हुए TRF पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई। इसके कमांडर पर भी उसको UAPA के तहत दहशतगर्द करार दे दिया गया। साथ ही साथ लश्कर के भी कमांडर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल
शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से टीआरएफ के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन है और इस तरह से उनकी जो गतिविधियां रही हैं, जो सरगर्मियां रही हैं, उन सरगर्मियों पर काउंटर करने के लिए सरकार ने ये रास्ता इख्तियार किया है। और जिस तरह से राजौरी का मामला डेवलप में है, उसको देखते हुए ये कहें कि राजौरी के मसले पर जिस तरह से सरकार को काम करनी चाहिए था या इस अवामी गुस्से के माहौल में जिस तरह से सरकार को वापस अपनी सरगर्मियों को दिखाने की जरूरत थी, कुछ इसी अंदाज में ये सरगर्मियां दिखाई जा रही होम मिनिस्ट्री की जानिब से और ये कदम भी उसी का हिस्सा है, जिसमें बाकायदा तौर पर टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस तरह से उनके अगर पुराने एक्टिविटीज को अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि एक तरफ न सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने, मिलिटेंसी में भर्ती को लेकर के न सिर्फ ये कि प्रोपेगेंडा फैलाने, एंटी गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर जो मवाद है, मटेरियल है, वो सारी चीजें फैलाने में भी ये सबसे आगे रहा है। और साथ ही साथ जो वादी कश्मीर में खास तौर से जो मंशियात का जाल है, उस मंशियात के जाल में भी इस तंजीम का अहम रोल रहा है। तो दो तीन चीजें बहुत ही अहम है, मिलिटेंसी के फ़रोग़, मिलिटेंसी की भर्ती और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में, वादी कश्मीर में खास तौर से अमन को गारत करने के अलावा जो नौजवानों को मंशियात की तरफ धकेलने या फिर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई या उन्हें जो प्रोपेगेंडा करके माहौल खराब करने या उन्हें मिलिटेंसी में भर्ती करने की कोशिश की गई है, उन तमाम कोशिशों को देखते हुए होम मिनिस्ट्री की जानिब से बाकायदा तौर पर यह फैसला लिया गया कि ऐसी तंजीम किसी भी तरह से मुल्क के और रियासत के मफाद में नहीं है, इसलिए इसको पाबंद करना या इस पर पाबंदी लगाना, इसको बैन करना वक्त की जरूरत है। और यही वजह है कि अब बहुत बहुत शुक्रिया रहमत आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। रहमत कलीम तफसीलात फराहम कर रही थी। तो इनका ये कहना था कि टीआरएफ को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और हुकूमत हिंद की जानिब से इस पर पाबंदी लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और एक खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि राजौरी सानहा में जहां 10 लोग से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, वही इन लोगों का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जारी है। ईद कल रात देर गए डोंगरी में जख्मी नौजवानों से जम्मू के मुख्तलिफ टीमों ने आयादत की, जिस दौरान डॉक्टरों के साथ भी सलाह मशवरा किया गया। डॉक्टरों की टीम ने एमएस जम्मू नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कटरा, एसकाम जम्मू और मिलिट्री अस्पताल में जम्मू में जख्मियों की आयादत की। इस मौका पर डॉक्टरों ने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा कि जख्मियों का प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है, ताम कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने तीमारदारों से अपील की है कि वो डॉक्टरों से ताउन करे। पेशेंट अब 23-year-old जिसका गन शॉट हुआ था, जिसको कल लेके आए हैं, वो फिलहाल द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल इज बीइंग गिवन राइट नाउ। और कंडीशन जो है, इट इज़ अ लिटिल क्रिटिकल, बट आई एम श्योर विद द ट्रीटमेंट स्लोली थिंग्स विल कम इन प्लेस। This is what this is the thing. And anything else that you would like to add? अनिल, डॉक्टर ऐसा पेशेंट के साथ जैसे जो मैनेज किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल जो है वो किया गया, जो हमने देखा सारा डिटेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंजरीज जो हैं वो काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं। इन इंजरीज की वजह से मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे अलग अलग ऑर्गन जो हैं बॉडी के इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे किडनी का फंक्शन डिरेंज हो गया हुआ है, इन्फेक्शन जो थी, जो इंटेस्टाइन पंचर थी, वो उससे सारा वो इन्फेक्शन फैल गई है। बीच में कार्डिक क्रैश हुआ, जब आए थे थोड़े दिन के बाद कार्डिक क्रैश हुआ, उससे ब्रेन पे भी शायद थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो मल्टीपल ऑर्गन, लंग का कंटूजन हुआ हुआ है, लंग जो है वो ठीक से नहीं काम कर, वेंटिलेशन, उसके लिए ट्रीटमेंट जो चाहिए वो तो सारा चल रहा है। अब उसके लिए आउटकम है क्या होगा, दैट वी कैन नोबडी कैन से, बट ही कंटिन्यूज टू बी वेरी सिक। बट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो तो सर एयरलिफ्ट करने के बाद जब तक जहाँ लाया गया 1 से 1.5 दिन हो गया, अब तो क्या कुछ में सुधार जो है? देखो, सुधार अभी मैं नहीं कह सकता सुधार उसमें हुआ, बिकॉज उसके बाद तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बड़ी बात जब इन्फेक्शन कोई होती है ना, उसका इफेक्ट 2-3 दिन के बाद ही ऐसे आता है। वो वैसे ही हुआ है, उस पर पंक्चर हुआ, इन्फेक्शन थी, सर्जरी की गई, लेकिन वो इन्फेक्शन का इफेक्ट थोड़े दिन 2-3 दिन के बाद पूरा जब आता है, उसमें ये सारे प्रॉब्लम। अटेंडेंस के द्वारा आरोप लगाए गए 2। देखिए, मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो अटेंडेंस हमें ये बता रहे हैं कि दे आर फुली सेटिस्फाइड विद, और वो बहुत ही जो हमें बताया उन्होंने कि हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इलाज हो रहा है। इतना अच्छा इलाज हमें नहीं कर रहे। एक्चुअली जब ये मरीज वहाँ से शिफ्ट होने थे तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल इसलिए हुई कि हमें पहले ही संदेश आ गया कि एक सिक पेशेंट आ रहे हैं, तो हमने 2 ICUs में इसलिए बेड रख दिया कि मेडिकल प्रॉब्लम है कि सर्जिकल है, और सारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स पहले ही
इनको पेशेंट को टाइमली मैनेज करने के लिए थे। कोई एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट बहुत सिक थे, उनका बीपी और पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, शॉक में बोलते हैं मरीज था उस टाइम। डॉक्टर्स ने टाइमली रिससिटेट कर लिया, 2 पॉइंट्स ब्लड के भी दे दिए और फिर इनको 6:30 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी बिल्कुल दिल इनका काम करना बंद हो गया। उसके बाद ज़रूरत समझी गई, आईसीयू में इनको इंट्यूबेट कर दिया गया, यानी हम इसको आर्टिफिशियल वो जो देते हैं रेस्पिरेशन उसमें, क्योंकि अब ये सामने आया है कि बहुत सारी इंजरीज हुई है। जब ऐसा कोई हादसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो इंजरीज में इनकी अंतड़ियां भी उसमें इंजरी हुई है, लंग में हुई है। जो लंग ट्यूब हमने डाली 700 सीसी, उसमें से हेमरेजिक फ्लूइड अंदर था। उसके बाद हम उम्मीद करते थे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हुआ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल इंजरीज, तो ये अनफॉर्चुनेट है। आज इनकी एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से हमने डायलिसिस भी किया। सारे डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे पैरामेडिक्स भी कर रहे हैं। भावुकता में कुछ आप जैसा बता रहे हैं हमारी तो नहीं उसमें आया, लेकिन अटेंडेंट्स ने या कोई अनरिलेटेड लोगों ने ऐसा कुछ कहा है तो उसकी अभी हमें जानकारी भी नहीं है और हम अपना फोकस पूरा मरीज पे बनाए हुए हैं। यहाँ विजिट की है। ये देखो, संसार में कहीं भी ऐसा मरीज होता, इससे बेहतर ट्रीटमेंट कोई दूसरा नहीं था। जो इस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रह गई और वहाँ पे कर सकते थे ऐसी। तो ये बात कोई भी अपने मन में रखे कि किसी चीज़ से ये वंचित रहा मरीज, ये दुर्भाग्य तो है, बाकी मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है। बड़गाम पुलिस ने चोरी का एक मामला 24 घंटे में हल करके मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसे लाखों मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कल थाना चाडोरा को एक खुर्शीद अहमद डार की शिकायत मौसूल हुई कि वडीपोरा में दरमियानी रात को कुछ नामालूम चोर उनके घर से जनरेटर चोरी करके ले गए, जिसके बाद पुलिस स्टेशन चाडोरा में केस दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान माजी की तारीख रखने वाले मुतअद्दिदा मुश्तबा अफराद को जेर किया गया और मुश्तबा अफराद से पूछगछ के दौरान पुलिस को एक सुराग मिला और उसने एक मुश्तबा शख्स शौकत अहमद डार वल्दे अब्दुल गनी डार को पूछगछ के लिए बुलाया, जिसने चोरी में अपने किरदार का एतराफ़ किया और इसके ज़रिए की गई चोरियों में भी मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। इधर कांग्रेस लीडरों के लिए घर वापसी की तैयारियां चल रही है। सीधा दिल्ली चलेंगे, जहां पे इस वक्त कांग्रेस इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। Due to some misunderstanding, has come back to the home. Some of our relatives leaving the house with some misunderstanding and coming back to the home with great satisfaction is a बहुत खुशी बात है. Therefore, we are really happy today. Jairamji rightly pointed out that Bharat Jodo Yatra is on the path of culmination. January 30th is the most important day for this country. The Yatra, which starts from September 7th onwards from Kanyakumari, is going to culminate on 30th January at Jammu and Kashmir. Not only Congress people, the people from all like-minded political parties are joining us in Jammu and Kashmir, like Farooq Abdullah ji, Mehbooba Mufti ji. Those people are all joining us. This yatra become a big movement in this country. Therefore, if anybody have a Congress mind in his heart, cannot sit ideally. That is why all these leaders who left us 2 months before took a strong decision to come back in the parent organization, Indian National Congress, and to work with Rahul Gandhi and to make the Bharat Jodo Yatra in a great program in Jammu and Kashmir. I would like to welcome Shri Tara Chand ji, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Pirsaga Muhammad
Said, former PCC President and 3-time Minister of Jammu and Kashmir, Thakur Balwant Singh, former MLA, Muhammad Mushafir Pare, Mohinder Badwa, Bhushwan Dwagra, Vinod Sharma, Narendra Sharma, Naresh Sharma, Ambrish Magrotha, Subhash Bhagat, Santosh Manhas, Badrinath Sharma, Varun Magotra, Anuradha Sharma, Vijay Targotra, Srimati Chandra Prabha Sharma. 17 big leaders. These are all. I will request Degjini ji to go into the details of their profile, but you can see that ex-deputy chief minister, ex-PCC president, all other ex-MLAs, those who went 2 months before from our party are coming back. This is only a beginning. Not only these people. I think when Yatra is entering into Jammu and Kashmir, all people, those who are believing in Congress ideology or believing United India is the need of the hour, will join this Yatra. Therefore, on behalf of All India Congress Committee and on behalf of all Honorable Congress President, I am sincerely welcome all of these leaders. These leaders, I think they are taken a leave for 2 months from the party, and now the leave is already over. They are already joined back. Thank you. वेणुगोपाल जी, थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। ये पार्टी नहीं छोड़े थे, ये छुट्टी के लिए बाहर गए थे और ये वापस छुट्टी के बाद वापस आए हैं। तो मैं अभी रजनी पटेल जी से गुजारिश करूंगा कि असली में 19 लोग वापस लौट रहे हैं छुट्टी के बाद, पर आज 17 लोग यहां मौजूद हैं, 2 आ नहीं पाए, पर 19 लोग, और ये पहला चरण है, और भी आने वाले हैं। मैं रजनी जी से गुजारिश करूंगा कि इनका परिचय कराइए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें। नमस्कार। राहुल जी का जो जनसैलाब निकला हुआ है, उस जनसैलाब में शामिल होने के लिए डीएपी के लीडर्स हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टी में। और सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उनको भूला नहीं कहते। वैसे सब लोग, उनको रियलाइज हुआ है कि हमारी पार्टी, हमारी पहचान कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। ताराचंद जी हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, जो स्पीकर भी थे, लीडर ऑफ सीएलपी भी थे, और स्टेट जब डीएपी था तो उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो वाइस चेयरमैन। पीरजादा मोहम्मद सईद फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 टाइम के मंत्री रह चुके हैं और डीएपी के एक्स वाइस चेयरमैन हैं। ठाकुर बलवंत सिंह फॉर्मर एमएलए है और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी के हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे जो फॉर्मर एमएलसी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे डीएपी के। मोहिंदर भारद्वाज जी, एडवोकेट मोहिंदर भारद्वाज जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट है और 3 टाइम प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भूषण डोगरा जी फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मिनिस्टरियल स्टेटस उनका था। श्री विनोद शर्मा जी एक्स चेयरमैन कांग्रेस सेवा दल, एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीएपी। नरेंद्र शर्मा एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। नरेश शर्मा 2 टाइम्स एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ जो है, जिससे राहुल जी की यात्रा आएगी, शुरू होगी, वहां उस सिटी के वो 2 बार म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। अमरीश मगोत्रा एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कटरा। वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, कटरा जाना पड़ता है, तो कटरा के ये म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। सुभाष भगत एक्स प्रेसिडेंट बीसीसी सांबा, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी।
संतोष मनहस, सेक्रेटरी डीएपी, बद्रीनाथ शर्मा, एक्स फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी, वरुण बगोत्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस एंड सीनियर यूथ लीडर डीएपी, अनुराधा शर्मा महिला, उनके डीएपी की महिला कांग्रेस की डीएपी की महिला की लीडर, विजय तरगोत्रा, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हीरानगर, श्रीमती चंद्रप्रभा शर्मा, महिला लीडर डीएपी। तो ये सब लोग आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा कि ये छुट्टी के लिए गए थे और 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से वातावरण, क्योंकि मैं हर 4 दिन के बाद जाती हूँ जम्मू कश्मीर, एकदम वहां पे माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि वहां उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे हमारे लोगों ने संपर्क किया तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे यात्रा को, उन्होंने यूपी में ज्वाइन करी थी, और उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर में उनको वेलकम करेंगे। हमारे तारिक अमी जी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने भी सम्मति दी है और बहुत आनंद से बोला है कि हम सम्मिलित होंगे। और मुजफ्फर शाह जो है, कांग्रेस लीडरों के लिए घर वापसी की तैयारियां लगातार जारी है और आज भी साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद, साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद और एमएलए बलवंत सिंह के अलावा 17 लोग कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए। इस खबर पर मजीद चर्चा के लिए सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज मेरे साथ ज्वाइन किए हैं। सनम, किस तरह से आप इसको देख रहे हो और आने वाले और कांग्रेस को इससे क्या कुछ फायदा होगा? देखिए जरूर, अगर आप फायदे की बात करें तो कांग्रेस को साफ जाहिर है नेशनल लेवल पे कुछ नाम है, तो नाम बिकता है दुनिया में। आज नाम बिकने से जम्मू कश्मीर में ना सही, लेकिन नेशनल लेवल पे कांग्रेस को या लोगों में, जो मुल्क के बाकी सब लोगों में, कांग्रेस को लिए एक बड़ा सा जो है फायदे की बात नहीं लगी। लेकिन ओवरऑल हमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को फायदे की अगर बात करें तो कांग्रेस को कोई बड़ा इतना फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ग्रुपिज्म जो है वो पहले से ही था। और अब ताराचंद का, जिस तरह हम कहें ताराचंद वापस कांग्रेस जा रहे, ताराचंद और पहले भी कुछ कांग्रेस के लीडरशिप में ग्रुपिज्म था, आपस में नहीं बनती, तालमेल नहीं था, और वो अलग अलग जो गुटबाजियां थी कांग्रेस में वो थी। इससे एक बार फिर ताराचंद के उधर जाने से एक बार फिर वो गुटबाजियां जो है वो शुरू होंगी। और अगर हम पीरजादा सईद की बात करें, पीरजादा सईद भी देखिए 2-4 दिन ही पहले जो कांग्रेस के रियासती जो साबका प्रेसिडेंट है जी मीर, वो पीरजादा के इलाके में गए, यूं कहें उनके गाँव में गए और वहां उन्होंने एक बड़ा जलसा करके दिखाया। उस जलसे से साबित हो गया कि वहां पे पीरजादा सईद की ग्राउंड पे, गाँव में, इलाके में क्या पोजीशन है। तो वो जो है वहां पे जिस तरह से पीरजादा सईद पे इल्जाम लगाए गए, जी मीर ने जब अपनी तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने बताया कि ये टेंटेड हैं, ये करप्टेड हैं, ये बाकी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। और उन सारी चीजों के बाद अब देखना हमें ये होगा कि ये लोग जब वापस कांग्रेस में जाएंगे तो जो पहले गुटबाजी थी कांग्रेस में, जो ऑलरेडी गुटबाजी के लिए काफी मशहूर है, क्या वो गुटबाजी भी चलती रहेगी या उस पर कोई रोक लगेगी, विराम उस पर लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर पिछले कई दिनों से चूंकि इल्जामात जब ये कांग्रेस से निकले तो इन पे इल्जाम लगे, कांग्रेस की सदर, कांग्रेस की लीडरशिप ने इन पे इल्जाम लगाया कि इनकी बेस खत्म नहीं है, पीरजादा के पास ये करप्शन में इन लोग लीडर हैं, ये करप्शन में मुलविस हैं, ये टेंटेड हैं। इवन के गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस तरह के इन पे इल्जाम लगाए। अब ये कांग्रेस में वापस गए तो एक सवाल जरूर लीडरान से उठेगा, वो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, जी मीर से भी पूछा जाएगा। सनम, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त लाइव ताराचंद खिताब कर रहे हैं, तो पहले इनका सुनते हैं। कि बहुत ही शुक्रगुजार हैं श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके मशकूर हैं, मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाज़त दे दी, श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होके हमें फिर से पार्टी में शामिल करने का मौका दिया, होने का मौका दिया। पीरजादा जी, मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहिबान, मैं तमाम मीडिया का शुक्र अदा करता हूं कि आपने यहाँ तशरीफ लाया और हमारी चंद बातें आप सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूँ, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा
कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे एक भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए, जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा दिया है कि ये लीव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं की है और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालिहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरक्की के राह पर गामजन किया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं जाएंगे। जरूरत है इस बात की कि पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में, जहां आजकल आतंकवाद चल रहा है और कोई कमी नहीं आई है पिछले 8 साल से, मैं समझता हूं कि आतंकवाद बढ़ गया है, कभी नहीं आई है। ये सेकुलरिज्म, मुल्क में सेकुलर ताकतें और जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकतें मजबूत होने की जरूरत है। इसमें हमारी पार्टी का सरफेस रोल है और जितनी मजबूत। दिल्ली ऑफिस कांग्रेस से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां पे ताराचंद, पीरजादा महमूद सईद, बलवंत सिंह के अलावा 17 लीडरों ने एक बार फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम नबी आज़ाद को बड़ा झटका लगा क्योंकि 17 डीएपी के मेंबर आज फिर से कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आज का उर्दू खबरनामा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।